ये कहानी है आकिरा की, जो कि हमेशा सबकी जिंदगी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रहता था। लेकिन एक दिन वो और उसके क्लासमेट्स एक दूसरी दुनिया में डीमंस के पास चले जाते हैं। लेकिन उस दुनिया में उसे एक ऐसा लेवल अप सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से वो वहाँ पर सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक असैसिन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर आकिरा को देख रहा था और मन ही मन सोचता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तब हम आकिरा को देखते हैं जो कि एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन वो असैसिन हमारे आकिरा के सामने एक बच्चे से कम नहीं था। आकिरा ने उसे पलक झपकाते हुए ही 1 सेकंड के अंदर मार गिराया था। आकिरा ने उसे इतनी बुरी तरीके से हराया था कि उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं हार चुका हूँ। अब उसको हराने के बाद हमारा आकिरा जाता है अपने मेन टारगेट की तरफ। जब आकिरा अपने मेन टारगेट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका टारगेट सो रहा है। तब आकिरा अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकिरा अपने दोस्त के साथ कॉलेज में बैठा हुआ था और नॉर्मली जैसे सब लोग फोन के साथ टाइम पास करते हैं वो भी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। अचानक कहीं से वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे कि आगे क्या होगा। आकिरा चुपचाप वहाँ पर बैठ के उसको देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर मेरे ऊपर ये गोल गोल क्या बन रहा है। और तभी वो मैजिकल सर्कल एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स को रिनकारनेट करके एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाया जाता है। जैसे ही वो लोग रिनकारनेट होते हैं, वो लोग एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे अलग अलग फेस उनको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। जब किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा प्रीस्ट आता है, जो आने के बाद कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग चुप हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे किंग आ चुके हैं और वो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तब वहाँ का किंग कहता है कि तुम लोग का यहाँ पर स्वागत है। तुम लोग अभी जिस कंट्री में हो उसको रिटाइस कंट्री कहा जाता है और ये कंट्री इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा कंट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री के ऊपर डीमंस का बहुत ही बड़ा हमला हो चुका है और उन डीमंस और साथ ही में डीमन किंग को सिर्फ बाहर से आए हुए लोग ही हरा सकते हैं। तो इसीलिए हमने तुम जैसे हीरोज को समन किया है। तब आकिरा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अपने पिछले दुनिया में वो थोड़े एनीमे देखा करता था, तो उसे पहले से पता था कि यहाँ पर समन हुए हीरोज के पास कुछ पावर्स होंगी। तभी वो बूढ़ा आदमी एक क्रिस्टल को दिखाते हुए कहता है कि रुक जाओ, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बाकी है। तुम लोग अभी एक एक करके इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखोगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम लोग जैसे ही स्टेटस कहोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा सिस्टम खुल जाएगा और उसमें तुम देख सकते हो कि आखिर तुम्हारे स्टैट्स कैसे हैं। इसके बाद ही सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेटस को चेक करते हैं और एक एक करके क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखना चालू करते हैं। दूसरी तरफ अकीरा भी अपने स्टेटस को देख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकीरा के सिस्टम में असैसिन क्लास लिखा हुआ था, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर जो जो चीजें लिखे हुए थे वो बाकी सब के सिस्टम के अंदर लिखे हुए चीजों से बिल्कुल ही अलग थी। इसके बाद ही अकीरा के क्लास में से अकीरा के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की बारी आती है और जैसे ही वो मैजिक सर्कल में हाथ रखता है तो उसके स्टैट्स गॉड लेवल के थे। वो बूढ़ा आदमी उसको देख के कहता है कि यही हमारा गॉड है। लेकिन दूसरी तरफ अकीरा काफी ज्यादा चिंता में था, मगर इसीलिए नहीं कि उसके स्टैट्स कम है। अकीरा टेंशन में इसीलिए था क्योंकि उसके स्टैट्स स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से 100 गुना ज्यादा थे। इसके बाद ही अकीरा जब आसपास देखता है तो वो उन रूलर्स को नोटिस करता है जो थोड़े अजीब बिहेव कर रहे थे। और इसके बाद ही मैजिक सर्कल पे हाथ रखने की बारी अकीरा की थी। तब अकीरा अपने स्टैट्स खोलता है और उसमें एक स्किल देखता है जिसका नाम काउंसिल प्रेजेंस था। जैसे ही अकीरा उस स्किल का यूज करता है तो वो बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाता है। अकीरा इतना ज्यादा इनविजिबल हो चुका था कि उसके साइड में उसका दोस्त जिसका नाम कोआ था वो भी उसको देख नहीं पाता। वेल इसके कुछ देर बाद ही सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब अकीरा डिसाइड करता है कि वो चुपके से उनका पीछा करेगा। अब जब अकीरा उनका पीछा कर ही रहा था तो उसको छत पे एक कैमरा दिखता है और उस कैमरा को देखने के बाद अकीरा को विश्वास हो जाता है कि इस कंट्री के लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरान था और अकीरा को पता नहीं था, लेकिन सरान उसकी इनविजिबिलिटी पावर को भी देख सकता है।
अब बहुत देर उनका पीछा करने के बाद फाइनली अकीरा को एक ऐसा रूम मिलता है जिसमें कि वो छुप सकता है। उस रूम में कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, जिस वजह से अकीरा सोचता है कि ये उसका हाइड आउट के लिए सही रहेगा। वह अब दूसरी दुनिया के कपड़े पहन के वो यहाँ पर बाहर नहीं जा सकता, जिस वजह से वो वहाँ पर एक असैसियन का कपड़ा पहनता है। और अब ये सब हो जाने के बाद वो बाहर निकल के अपने नए स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। वो अपनी कुछ न्यू स्किल्स टेस्ट करता है, जिनमें से कुछ स्किल्स हमें भी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक स्किल था कि अकीरा किसी भी दीवार में बहुत ही इजीली चढ़ सकता है और यहाँ तक कि वो बहुत ही लंबे लंबे जंप्स भी लगा सकता है। अब कुछ चीजें और टेस्ट करने के बाद वो फिर से इनविजिबल हो जाता है और अब अकीरा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फिर से इनविजिबल होके किंग के कमरे में पहुंच जाता है। अकीरा किंग को देखता है जो कि चुपचाप आराम से बैठ के अपना काम कर रहा था और पीछे ही अकीरा था। अगर वो चाहता तो वहीं पर वो किंग को मार सकता था, लेकिन तब अकीरा अपने आप को रोकता है और कहता है कि पहले मुझे इन सब बारे में और ज्यादा जानना होगा। इसके अगले ही दिन हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में बैठा था, क्योंकि उसके एक क्लासमेट तक को अंदाजा तक नहीं था कि आखिर किंग और उसके साथी मिलके क्या प्लान कर रहे हैं। अब खाना खाने के बाद सारे हीरोज को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहां पर उन्हें उनके कमांडर से मिलाया जाता है जो कि और कोई नहीं सारान था। और वहां पर सारान की हेल्प करने के लिए एक वाइस कमांडर भी था जिसका नाम गिल्स होता है। तब अकीरा वहीं पर होता है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर इनकी बातों से मुझे क्या फायदा होगा। तब अकीरा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सारान अकीरा को देख सकता था, तो वो देखता है कि अकीरा यहाँ से जा रहा है। तब वो वाइस कमांडर गिल्स को सारी कमांड सौंप के वहां से अकीरा के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि वाटरफॉल के पास खड़ा हुआ था। तब हम सारान को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट अकीरा की तरफ चलता आ रहा था। तब अकीरा को लगता है कि कहीं उसने गलती से अपनी इनविजिबिलिटी पावर को ऑफ तो नहीं कर दिया, लेकिन तब सारान कहता है कि चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझे ही दिख रहे हो और तुम्हारी इनविजिबिलिटी पावर ऑन है। बस मेरे पास ये पावर है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तब अकीरा ये सब सुन के वहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था और स्वॉर्ड तक को निकाल देता है, लेकिन तब सारान कहता है कि रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस पावर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अकीरा को ये सब देख के विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारान उसका फेवर क्यों ले रहा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अकीरा और सारान एक जगह पर बैठे थे। तब अकीरा सारान को कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जानना होगा। तब सारान पूछता है कि तुम्हारी इनविजिबिलिटी पावर का लेवल कितना है, और तब अकीरा कहता है कि मेरे इनविजिबिलिटी का लेवल मैक्स्ड आउट हो चुका है और मेरे बाकी स्किल्स लेवल 1 पर ही अटके हैं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसे कैसे बढ़ाया जाए। तब अकीरा सोच रहा था कि मुझे पहले से इन एनिमेज के बारे में पता था और मुझे ये भी पता था कि यहाँ पर आके बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। मेरे मदर और फादर उस दुनिया में इंतजार कर रहे हैं। तब सारान कहता है कि बिल्कुल तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना ही चाहिए, लेकिन उस दुनिया में जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि तुम खुद पता लगा सको कि आखिर वापस उस दुनिया में कैसे जाना है। और चिंता मत करो अकीरा, मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा जो कि तुम्हें सीखनी चाहिए, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्पेल्स भी सिखाऊंगा जिससे कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। पहली बार अकीरा को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ उसका कोई दोस्त बनने वाला है। तब अकीरा कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? तब सारान कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो तुम मुझे अपने दुनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। वेल अकीरा, मैं इन्फॉर्मेशन इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे नई चीजें जानने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इसके बाद ही दोनों अच्छे से ट्रेनिंग करने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती अच्छी होते जाती है। तब सारान अकीरा की थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाता है और तब सारान उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के साथ एल्व्स और बीस्ट्स भी रहते हैं। अब ट्रेनिंग करते हुए ही सारान अकीरा को बताता है कि अगर तुम मॉन्स्टर्स को मारते हो तो तुम्हारे कैरेक्टर का लेवल अप होगा, लेकिन स्किल्स को अपग्रेड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी होगी। अब अगले सीन में हमें वाइस कमांडर यानी कि गिल्स को दिखाया जाता है। गिल्स कहता है कि मैंने माना मैं वाइस कमांडर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम मुझसे ही करवाओगे। तब सारान कहता है कि अरे हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं भूल ही गया था कि यहाँ पर और भी हीरोज हैं। लेकिन यार अकीरा सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तब सारान ये भी बताता है कि इस दुनिया में सबसे पहला हीरो भी जापान से ही आया था। और गिल्स, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अकीरा भी जापान से ही है। और गिल्स, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तक कोई अगर किसी स्किल को मैक्स आउट कर पाया है तो वो पहला हीरो ही था। लेकिन गिल्स, तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि अकीरा का भी एक स्किल मैक्स्ड आउट है
और इसके बाद ही गिल्स वहाँ से चला गया था क्योंकि आकिरा वहाँ पर आ चुका था। आकिरा आके कहता है कि मैं आर्काइव में हर दिन रात को पढ़ने जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक बहुत ज्यादा अजीब सी बुक मिली है। सारान, शायद तुम्हें इस बुक को पहले चेक कर लेना चाहिए। सारान उस बुक को देखता है और कहता है कि हाँ, ये बुक थोड़ी सी डरावनी है और मुझे ये चीज पता इसलिए है क्योंकि उस बुक को मैंने ही लिखी है। उस बुक के अंदर बहुत सी अजीब सी चीजें लिखी हुई थी, जैसे कि किंगडम को हाथ में कैसे लिया जाए या कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे कि जनता को लूटा जा सके। तब सारान कहता है कि हमारा किंग पूरी तरीके से ब्रोक बन चुका है, यानी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो किंगडम को चला पाए और पैसे लेने के लिए या फिर उसके खुद के फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और हम लोग भी इस किंगडम के एक हिस्सा है। और अकीरा, तुम विश्वास करो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाहर से आए हुए हीरोज को हमारे किंग का वो साइड देखना पड़े, लेकिन किंग और कुछ रॉयल फैमिलीज ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान किया है और यही वजह है कि मैं डायरेक्टली किंग से उस तरीके से बात नहीं कर सकता। तब अकीरा कहता है कि सबसे पहले जब मैंने अपनी इनविजिबिलिटी स्किल को ऑन किया था तो मेरे पास चांस था कि मैं किंग को मार दूं, लेकिन मेरे को नहीं पता क्यों आखिर मैं वहाँ पर रुक गया और अब मेरे को लग रहा है कि मुझे उसे मार ही देना चाहिए था। तब सारान कहता है कि अच्छा हुआ तुमने किंग को नहीं मारा, क्योंकि अकीरा, जितना मैं तुमको समझ पाया हूँ, तुम एक बहुत ही सीधे साधे लड़के हो और तुम किसी का भी बुरा नहीं चाहते। और कोई भी हो, चाहे वो किंग हो या फिर कोई अच्छा पर्सन हो, किसी को भी मारने का गम बहुत ही ज्यादा होता है। और भले ही तुम एक असैसियन हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी को मारना ही होगा। तब अकीरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं आज किसी को मार दूं और उसके बाद मैं अपने दुनिया में वापस जाऊं तो मेरे को हमेशा एक रिग्रेट होगा कि मैंने किसी को मारा है। इसके बाद ही हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सारान सारे हीरोज को अपनी पहली लड़ाई के लिए एक डंजन की तरफ ले जा रहा था और पीछे पीछे अकीरा तो जा ही रहा था। तभी अकीरा को एक ऐसी लड़की दिखती है जिसका मुंह ढका हुआ था। अकीरा को शक होता है तो वो 1 ही सेकंड के अंदर उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है और तब अकीरा पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो तुम भी एक हीरो होगे। अकीरा कहता है कि हाँ, मैं एक हीरो ही हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर तो आ गए, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारे पीछे क्या सेक्रीफाइस किया गया है। अकीरा कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हम यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर हमारे पीछे क्या सेक्रीफाइस हुआ। तब वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन मुझसे बात करना। और ये सब होने के बाद अकीरा को समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और इसके बाद ही हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि डंजन में मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे और फाइट करते करते वहाँ पर एक लड़के का हाथ एक दीवार से टकराता है और जैसे ही वहाँ की दीवार गिरती है तो अंदर वहाँ पर एक हिडन डंजन दिखाया जाता है और अचानक से वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के अकीरा कहता है कि सारान, इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये तो बस एक लेवल 1 का डंजन है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तब सारान भी इस बात से एग्री करता है और एक ही अटैक में वहाँ पर सैकड़ों मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। अब इतने सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी वो लोग खत्म नहीं हो रहे थे। तब हमें इनका स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम सुकासा है। उसे तब याद आता है कि उनके निकलने से पहले प्रिंसेस ने उसे एक बॉल दिया था और कहा था कि अगर कभी भी मुसीबत में पड़ो तो इस बॉल को फेंक देना, इससे वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुकासा उस बॉल को फेंकता है तो मॉन्स्टर्स मरने की जगह और ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर एक हाई लेवल का मिनटोर भी आ चुका था। और तभी वहाँ पर गिल्स और आकिरा भी आ चुका था। गिल्स उस मिनटोर को देख के कहता है कि आखिर एक लेवल 1 के डंजन में एक ऐसा मॉन्स्टर कहाँ से आ रहा है। तब अकीरा उस मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद उससे लड़ने चला जाता है। अकीरा उस मिनटोर के हमले से बचते हुए उस मिनटोर के गर्दन के ऊपर अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन मिनटोर की खाल इतनी ज्यादा सख्त थी कि वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। तब मिनटोर अकीरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकीरा उस हमले से डॉज करके अपने ग्रुप के पास चले आता है। दूसरी तरफ अकीरा को लड़ता हुआ देख स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि सुकासा स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो भी लड़ सके, लेकिन उसके दोनों ही हाथ टूट गए थे। अकीरा कहता है कि खुद को फोर्स मत करो, मैं इसको देख लूंगा, लेकिन तब सुकासा काफी ज्यादा टेंशन में था। वो कहता है कि नहीं, मैं हीरो हूँ और अगर मैं तुम लोग को नहीं बचाऊंगा तो तुम लोग मारे जाओगे। अकीरा कहता है कि सब लोगों ने खुद के लिए ट्रेनिंग ली है
उन्होंने 1 महीने तक हार्ड वर्क करके कुछ स्किल्स सीखे हैं, तो यहाँ पर सब लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी सुकासा काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था। तब अकीरा समझ जाता है कि उसके ऊपर किसी ने कर्स स्पेल का यूज किया है। तब उनके ही क्रू में से एक लड़की आती है जिसके पास एक ऐसा मैजिक होता है जिससे कि वो कर्स को हटा सकती है। तब वो सुकासा के ऊपर स्पेल का यूज करती है और उसके ऊपर से कर्स को हटा देती है। अब इन सब चीजों को साइड में रखे तो मिनोटॉर अभी तक जिंदा था। तब अकीरा सारान के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस चीज को अभी यहाँ पर यूज करना ही होगा। सारान कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उसी से हम मिनोटॉर को मार सकते हैं। तब सारान अपने ब्लेड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है और मिनोटॉर के ऊपर हमला करता है, जिससे कि मिनोटॉर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तब हम अकीरा को देखते हैं जो कि मिनोटॉर के पीछे ही खड़ा था और वो कहता है कि मैजिक ऑफ शैडो एक्टिवेटेड। जैसे ही अकीरा का शैडो मैजिक एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे स्ट्रिंग्स निकलने लगते हैं और ये कांटे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो जाके सीधा मिनोटॉर को एक बार में ही मार देते हैं। और इस इंसेन पावर को देख के वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान थे। बाकी दूसरी तरफ अकीरा अपने पावर को यूज तो कर ही लेता है, लेकिन उसको अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब सारान अकीरा को पकड़ता है और कहता है कि अकीरा होश में आओ। तब अकीरा बहुत कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल में लाता है। फाइनली जब अकीरा कंट्रोल में आ जाता है तो सारान कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया भाई, कुछ तो बात है हमारी अकीरा में। अब इसके अगले सीन में ही हम सारान और अकीरा को देखते हैं जो कि एक वाटरफॉल के पास बैठे हुए थे, जहां पर अकीरा कहता है कि सबसे बड़ा थैंक यू तो तुम्हें है सारान, ट्रेनिंग के दौरान तुमने मेरे को मेरी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया है। लेकिन तब सारान कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो अकीरा, ट्रेनिंग के दौरान तुमने जो स्पेल्स मेरे को दिखाया है वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इससे ज्यादा पावरफुल स्पेल्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन सारान तुम्हें भी ये पता है कि इन पावर्स को यूज करने के बाद तुम कितना ज्यादा थक जाते हो, तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हमेशा इन पावर्स को तभी यूज करना जब तुम्हारे पास और कोई चारा ना हो। और तभी हम सारान को देखते हैं जो कि अकीरा को एक कटाना देते हुए कहता है कि ये हमारी पहली हीरो की कटाना है और इस स्वॉर्ड को आज तक हीरो के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं चला पाया। अकीरा कहता है कि अगर ये स्वॉर्ड हीरो की है तो तुम्हें अभी हमारे प्रेजेंट हीरो को ये स्वॉर्ड देनी चाहिए। तब सारान कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड की सबसे ज्यादा काबिल हकदार हो, और वैसे भी मैं इस स्वॉर्ड को और किसी को दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये स्वॉर्ड मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रॉयल आर्मरी से चुरा के लाया है। अकीरा सुन के बिल्कुल ही चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है सारान। तभी अकीरा उस स्वॉर्ड को अच्छे से देखता है, जहाँ पर उस स्वॉर्ड के ऊपर अकीरा को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस स्वॉर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये स्वॉर्ड सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो कि इसका रियल हकदार हो, और जिसको भी ये स्वॉर्ड दिया जाए बहुत सोच समझ के दिया जाए। आखिर में हमें हीरो का नाम बताया जाता है जो कि यातोनो कामे था, और ये नाम जाना जाता है द गॉड ऑफ नाइट ब्लेड के नाम से। अब इन सब चीजों को साइड में रखा जाए तो अभी सुकासा के बारे में उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सुकासा के ऊपर किसी ने कर्स मैजिक किया था और वो मैजिक अभी तक पूरी तरीके से नहीं हटा है। तब सारान अकीरा को कुछ चीजें बताता है और इसके बाद ही हम अकीरा को देखते हैं जो कि एक लड़की के रूम में गया था जिसका नाम मारिया था, और ये लड़की इस किंगडम में कर्स का यूज करके सबको अपने वश में करती है। तब अकीरा चुपके से जाता है और उस कर्स को अपने न्यू कटाना के मदद से 2 हिस्सों में तोड़ देता है, और इसके साथ ही सुकासा के ऊपर हुआ गया कर्स पूरी तरीके से टूट जाता है। और इसके बाद ही अकीरा उस लड़की के गले में कटाना को रखते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब काम किसके कहने पे कर रही हो। अकीरा को देख के उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने इससे पहले अकीरा को कहीं पर भी नहीं देखा था, तो उसे लगता है कि अकीरा कोई ट्रेटर होगा। वह अकीरा के 1000 बार पूछने के बाद भी वो लड़की बस उसका एक ही आंसर दे रही थी। वो कहती है कि मैं ये सब काम सिर्फ किंग के कहने पे कर रही हूँ, चाहे अकीरा उससे कोई भी क्वेश्चन कितनी बार भी पूछ ले, उसका बस यही आंसर था। जब अकीरा को से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अकीरा के जाते साथ ही मारिया बाकी सारे क्रिस्टल्स को निकाल के वहाँ पर मौजूद बाकी सारे हीरोज को जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं सबको कर्स कर देती है। दूसरी तरफ अकीरा सारान के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है, और अकीरा इस बात के लिए माफी भी मांगता है कि उसने मारिया के सामने अपने आप को रिवील कर दिया। सारान सारी बात सुनने के बाद कहता है कि मारिया को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं देती। अकीरा तुमने ये चीज तो गलत की
लकी है कि तुमने अपने आप को रिवील कर दिया, क्योंकि पक्का वो भी अपने सारे हीरोज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी और ये तो पक्का है कि वो तुम्हें मारना चाहती है। तो मेरी एक बात मानो, रात को उस कैसल के अंदर सोने की गलती मत करना। अकीरा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब काम कर लिया। और ये सुन के सारान कहता है कि अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुमने कोई गलती की है तो बस आगे से मत करना। और ये सुन के अकीरा कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो सारान, काश मेरे अपने दुनिया में भी तुम्हारे जैसे मेरा कोई बड़ा भाई या कोई अच्छा दोस्त होता। तब सारान कहता है कि चिंता मत करो, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दुनिया में चलूंगा। अकीरा कहता है कि बस बस इतना ही फेंको। अगली सुबह हम अकीरा को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और काफी खुश था, लेकिन तभी कैसर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो अकीरा जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो सुकासा को देखता है। सुकासा को नॉर्मल देख के अकीरा को सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब अकीरा क्राउड के अंदर जाता है। जैसे ही अकीरा अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारान वहाँ पर मारा जा चुका है। सारान को एक डैगर की मदद से मार दिया गया था और ये देख के अकीरा प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिर वो भी क्या देख रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है अकीरा कि कमांडर को तुमने ही मारा है। अकीरा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने सारान को मारा है। तो वहाँ पर एक जन कहता है कि अगर तुम देखोगे तो सारान के चेस्ट पे जो डैगर से उसकी मौत हुई है वो तुम्हारा ही डैगर है। अकीरा कहता है कि तुम लोग आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो, आखिर तुम लोगों को बचाते वक्त ही उस मिनटोर के ऊपर हमला करने पे मेरा डैगर तुम लोगों के सामने ही टूटा था। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि वहाँ पर किंग आ जाता है। तब किंग गुस्से में कहता है कि तुमने हमारे कमांडर सारान की हत्या कर दी और तुम हमारे कमांडर को मार के ऐसे जिंदा नहीं बच सकते। वेल, अकीरा को तो समझ आ ही रहा था कि ये सब उनकी प्लान है, उन्होंने सारान को मार दिया और उसके भरोसे मुझे भी मारना चाहते हैं। तब अकीरा वहाँ पर बचने के लिए अपनी कॉन्सिल प्रेजेंस का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। और अब वहाँ से फाइनली निकलने से पहले अकीरा एक बार सारान के रूम में जाता है और जैसे ही अकीरा सारान के रूम में जाता है तो सारान के टेबल पे उसे बहुत सारा खाना मिलता है और ये देख के अकीरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये भी सोचता है कि इसका मतलब कि सारान को पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके बाद ही अकीरा उस कैसल को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन किंग ने अभी तक अकीरा का पीछा नहीं छोड़ा था, उसने अपना सबसे ज्यादा खतरनाक असैसिन नाइट क्लोन को अकीरा के पीछे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर जाता है, क्योंकि उसे याद है जब सारान जिंदा था तब उसने बोला था कि अगर किसी को सरवाइव करना है तो डंजन से ज्यादा बढ़िया जगह कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिन्हें तुम मार के खा भी सकते हो और साथ ही साथ लेवल अप भी कर सकते हो। और मुझे ये बोलने की तो जरूरत नहीं है कि वो जितना सेफ है उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स है जो कि आज तक डिस्कवर तक नहीं हुए। तो अकीरा वहाँ पर तुम्हारा लेवल अप जरूर जल्दी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर सर्वाइवल बहुत ज्यादा हार्ड है। अकीरा ने सारान को अपने दिल के अंदर रखा था, उसकी एक एक बोली गई बातें अकीरा को याद थी और उसी के साथ अकीरा 69th लेवल पे पहुंच जाता है। और 69th लेवल पर आके उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन सारान ने कहा था कि जब तुम 100 लेवल पर पहुंच जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक लेजेंडरी स्किल मिलेगी और मेरी बात मानना, ये स्किल तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब कुछ मॉन्स्टर्स को हराने के बाद अकीरा फाइनली 69th फ्लोर में बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका था और बॉस मॉन्स्टर्स का बस एक ही रूल होता है, या तो मैं मर जाऊं या तो मैं मार दूं। वेल, अकीरा बॉस रूम के अंदर चला जाता है और उधर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर उसे देखने के लिए मिलता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही अकीरा को देखता है तो वो मॉन्स्टर अकीरा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अकीरा अपने एजिलिटी की मदद से उन हमलों को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पूंछ में एक सांप अटैच होता है जो कि अकीरा के ऊपर हमला करने लगता है। अकीरा डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ा सा वेनम उसके पैर पे लग जाता है, जिस वजह से बहुत ही इजीली वो बॉस मॉन्स्टर अकीरा को पकड़ लेता है। अकीरा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और सोच रहा था तो क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहीं पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहीं पर मर गया तो मैं सारान का बदला नहीं ले पाऊंगा। लेकिन तब वो मॉन्स्टर अकीरा को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। अकीरा तो पूरी तरीके से घायल था और मरने ही वाला था। अकीरा के पास बस एक लास्ट ऑप्शन था, वो शैडो मैजिक का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन हमें पता है कि शैडो मैजिक कितना ज्यादा थका देता है, जिस वजह से अकीरा वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तब अकीरा के एंशिएंट कटाना के अंदर से आवाज आती है और नहीं पता कैसे, लेकिन वो कटाना अकीरा को हील करने लगता है।
अब दूसरी तरफ कैसल में हम सुकासा को देखते हैं। उसे ये सब पता लग चुका था कि जैसे उसके ऊपर कर्स हुआ था इन सब के ऊपर भी हो चुका है। तब वो डिसाइड करता है कि अकीरा को ढूंढने के लिए वो अकेले ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सुकासा के साथ कुछ और लोग भी जुड़ते गए जिनके ऊपर कर्स नहीं हुआ था, जैसे कि आसाहिने, यूकी और शियोरी। अगले ही सीन में ये सब कैसल के बाहर आ चुके थे और अब अकीरा को ढूंढने के सफर के लिए बिल्कुल रेडी थे। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो खड़ा होता है। उसे लग रहा था कि खड़े होते साथ ही उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन खड़े होने पर उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता। वो अपने स्टैट्स को चेक करता है तो ये देख के हैरान होता है कि उसका एचपी और बाकी सब पूरा फुल है, और ये देख के उसे बिलीव भी नहीं होता कि उसका लेवल 2 का शैडो स्किल लेवल 5 में पहुंच चुका है। अकीरा को समझ नहीं आता कि आखिर उसके लेवल्स इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं। वेल अब वो डिसाइड करता है कि वो लेबेरेंथ के और ज्यादा अंदर जाएगा और इन सब चीजों के बारे में जानेगा। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि अकीरा 75 फ्लोर पे पहुंच चुका था और उस फ्लोर पे अकीरा को एक स्लैम मिलता है जिसको कि वो अपने कटाना के हेल्प से काट देता है। और वो ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस स्लैम के अंदर से एक एल्फ गर्ल निकलेगी। तब अकीरा एक अपनी स्किल को यूज करता है और उस एल्फ को अप्रेज करके उसका स्टेटस जानने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उस एल्फ की स्टेटस को अप्रेज नहीं कर पाता। तभी अचानक से वो एल्फ होश में आ जाती है। तब हमें इस एल्फ का नाम बताया जाता है जो कि एमेलिया है। अकीरा पूछता है तो एमेलिया क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अकीरा उसको अप्रेज करके इतना तो जान ही पाता है कि उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम है तो वो ठीक तो नहीं है। तब अमेलिया अकीरा को देखती है और उसे पता चल जाता है कि अकीरा के पास अप्रेजर आए हैं। तब वो अकीरा को डांटने लगती है क्योंकि उसने बिना पूछे अमेलिया को अप्रेज कर दिया, लेकिन अकीरा पूरी डांट सुन पाता उससे पहले ही अमेलिया बेहोश हो जाती है। तब अकीरा अमेलिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसे एक ब्लैंकेट से ढक देता है ताकि वो रिकवर हो सके। कुछ देर बाद जैसे ही अमेलिया उठती है तो अकीरा उसे थोड़ा सा पानी देता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अमेलिया को काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो अकीरा उसे थोड़ा सा पोरेज देता है और खाने के लिए कहता है। अमेलिया इतनी ज्यादा भूखी थी कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती और उस पोरेज को पूरा खा लेती है और उसके बाद पूछती है कि अकीरा तुम्हारा नाम यही है ना? अकीरा कहता है हाँ मेरा नाम यही है, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, अगर तुम चाहते तो मुझे छोड़ के भी जा सकते थे लेकिन तुमने मेरी हेल्प की। अकीरा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीजों की मुझे आदत है, इससे पहले मैं अपनी बीमार मदर की देखभाल किया करता था। तो अमेलिया कहती है कि तुम 75th लेवल पे थे और सिर्फ मुझे बचाने के लिए तुम 75th से 69th लेवल पर आ गए। अकीरा कहता है कि मुझे यहाँ पर आना ही होता क्योंकि बस यही एक लेवल है जहाँ पर पानी मौजूद है। और इसके बाद ही दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही दोनों ही आगे बढ़ते हैं लेबेरेंथ को क्लियर करने के लिए। वो लोग अभी लेवल 80 पर पहुंच चुके थे, लेकिन अकीरा को समझ नहीं आता कि अमेलिया आखिर उसे फॉलो क्यों कर रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है तो वो जा सकती है। लेकिन तब अमेलिया कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, बस हमारे रास्ते सेम है। अकीरा कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। अमेलिया कहती है कि चिंता मत करो, मैं खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ। इसके बाद ही वो लोग बॉस के रूम में चले जाते हैं और एक ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। अकीरा अपने ऊपर कॉन्सल प्रेजेंस का यूज करता है, वहीं पर एमिलिया ड्रैगन के ऊपर ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करती है। इसके बाद ही अकीरा ड्रैगन के ऊपर हमला करने जाता है लेकिन ड्रैगन उसको दूर फेंक देता है। और इसके बाद ही अकीरा एक स्ट्रेटेजी बना के कहता है कि अमेलिया थोड़ा सा सावधान रहना। अकीरा अपने शैडो स्किल का यूज करता है और उस ड्रैगन के ध्यान को भटकाता है, और जैसे ही ड्रैगन का ध्यान भटकता है तो अकीरा उसके सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्पॉट पर हमला कर देता है। तभी वो ड्रैगन अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और अमेलिया के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तब अकीरा अमेलिया को बचा लेता है। इसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन चेंज होके एक बड़ा ब्लैक कैट में कन्वर्ट हो जाता है। वह ये देख के अकीरा और अमेलिया को ज्यादा शौक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता था कि एक ड्रैगन इतनी इजीली तो नहीं मरेगा, तो ये ड्रैगन नहीं है। तब हम उस ब्लैक कैट को देखते हैं जो कि बोल सकता था और कहता है कि इससे पहले कि तुम मुझे मार दो, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे बच्चों के हाथों मारा गया। मैं कोई ऐसा वैसा कैट नहीं हूँ, मुझे एक डीमन लॉर्ड ने बनाया है, और इससे पहले कि तुम मुझे मार दो, डीमन लॉर्ड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड उस कैट के थ्रू अपनी बातों को कहता है। वो अकीरा को ऑर्डर करता है कि लेबेरेंथ के बाहर एक वॉल्केनो है, उस वॉल्केनो को लैंड ऑफ डीमंस कहा जाता है और मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अकीरा को कोई भी अंदाजा नहीं था कि डीमन लॉर्ड उसको पहले से जानता है।
दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं जो कि जमीन में लेट गया था और कहता है कि तुम मुझे अभी मार सकते हो, लेकिन तब अकीरा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वो कैट कहता है कि सारे डीमंस ह्यूमंस के दुश्मन होते हैं, ये याद रखना। अकीरा कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब अमेलिया कहती है कि अकीरा, लेकिन अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो हम बॉस लेवल को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आखिर हम डंजन में आगे बढ़ेंगे कैसे। तब वो कैट कहता है कि इतना मत सोचो और मुझे मार दो, लेकिन अकीरा फिर से मना करता है और कहता है कि मुझे कैट्स बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लैक वाले। तभी अमेलिया को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसके साथ एक पैक्ट बना सकते हो और ऐसा करके तुम इस कैट को मारोगे भी नहीं और हम यहाँ से निकल भी सकते हैं। लेकिन तभी वो कैट कहती है कि ये बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, क्योंकि उस पैक्ट को बनाने के लिए जितनी मैजिकल कंट्रोल की जरूरत होगी इस बच्चे में, वो कहा। वो कैट अकीरा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि अकीरा एक बच्चा है और वैसे माना कंट्रोल को मास्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तब अकीरा पूछता है कि अगर मैं फेल हो गया तब क्या होगा। कैट कहता है कि अगर तुम्हारा ये रिचुअल फेल हो जाता है तो हम दोनों में से कोई भी कभी भी मर सकता है। अकीरा कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये पैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। तब अमेलिया कहती है कि रुको, इतनी ज्यादा केयरलेस मत बनो। अकीरा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? लेकिन अकीरा ठान चुका था और कहता है तो ठीक है, इस रिचुअल को चालू करो। रिचुअल चालू होती है और अकीरा कैट के ऊपर हाथ रख के उसको एक नाम देता है, क्योंकि कैट का कलर ब्लैक है और उसका फर बहुत ही ज्यादा मुलायम है। अकीरा ने कैट का नाम नाइट रखा था। तब अमेलिया कहती है कि इसके बाद तुम्हें कैट के पंजे पर अपना हाथ रख के उसके अंदर से सारे माना को अपने अंदर लेना है। लेकिन अकीरा, थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोसेस है और अगर तुमने इस चीज को ठीक से नहीं किया तो तुम मारे जा सकते हो। तब अकीरा बिना कुछ कहे अमेलिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अचानक से अकीरा को लगता है कि वो कैट के माइंड के अंदर चला जा रहा है, जहाँ पर हमें एक सिटी दिखाया जाता है जो कि पूरी आग में जल रही थी। तब अकीरा अपने पेट कैट नाइट को देखता है जो कि पूरी शहर में इधर उधर भाग रहा था। जैसे ही अकीरा नाइट को बुलाता है तो नाइट बहुत ही गुस्से होकर उसके ऊपर ही अटैक करने लगता है। अकीरा उस अटैक से डॉज करता है, लेकिन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तब नाइट अकीरा को कहता है कि अपना स्वॉर्ड निकालो और मुझे मार दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे यहाँ से निकलने का और कोई चारा नहीं है। और तभी नाइट फिर से अकीरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार अकीरा बहुत ही मुश्किल से उसको डॉज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड में अकीरा के बॉडी को देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और फिर से नाइट के माइंड के अंदर हम देखते हैं कि अभी अकीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है नाइट से फाइट लेने के लिए। अकीरा नाइट को मारने के लिए नाइट के ऊपर जंप करता है और नाइट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पंजे को उठाता है। लेकिन तब हम अकीरा को देखते हैं जो कि इंटेंशनली अपने आप को नाइट के पंजों की मदद से मार लेता है। नाइट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अकीरा ने ऐसा क्यों किया। तब अकीरा कहता है कि मुझे ये पता है कि ये तुम्हारा माइंड है और मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारना चाहता, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे कभी नहीं मारना चाहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और अब मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला हूँ ताकि तुम फिर से ऐसी डिस्ट्रक्शन ना करो। और अब हम फाइनली देखते हैं कि ये सब खत्म होता है और वो लोग रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर हम नाइट को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बदल चुका था। जैसे ही अकीरा वहाँ पर आता है तो अमेलिया उसको पकड़ती है और देखती है कि क्या वो ठीक है, और इसके बाद ही हमें पता चलता है कि अकीरा और नाइट के अंदर पैक्ट साइन हो चुका है। दूसरी तरफ नाइट भी काफी ज्यादा खुश होता है और अकीरा से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा काफी शुक्रिया कि मैं अभी आजाद हूँ। और अब इसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है और इसकी मदद से वो लोग जब चाहे तब बाहर निकल सकते हैं। तब अकीरा कहता है कि हम यहाँ से कुछ देर बाद जाएंगे, तब तक हम यहाँ पर कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और मैं तुम दोनों के बारे में ही थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली तुम अमेलिया। अब बहुत टाइम बाद हमें फाइनली यहाँ पर हीरोज की टीम को दिखाया जाता है और वो लोग यामाटो नाम के एक शहर में आए थे। यहाँ पर वो लोग कुछ देर रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं। तब सुकासा सजेस्ट करता है कि हमें जल्दी से जल्दी किसी काम में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पैसे भी तो कमाने होंगे यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए। तब रेंट्रो नाम का एक हीरो कहता है कि क्यों ना हम एक एडवेंचरर बन जाए, यहीं पर आसपास कहीं गिल्ड होनी चाहिए, वहाँ पर हम जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुकासा कहता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अब टॉपिक चेंज होता है और वो लोग बात करते हैं कि हमारे पास इस वर्ल्ड की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे दुनिया में लौटने के लिए हमें बहुत सी चीजें जाननी होगी। सुकासा कहता है मुझे लगता है कि हमारे वर्ल्ड में वापस जाने का बस एक ही ऑप्शन है और वो है डीमन लॉर्ड को मार गिराना। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम केव में अमेलिया को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी बताती है कि अकीरा से मिलने से पहले वो कहाँ पर थी। वो कहती है कि मेरे माता पिता ने मेरे को घर से निकाल दिया था और घर से निकलने के बाद बहुत सारे एल्फ हंटर्स मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं बहुत ही मुश्किल से उनसे बच रही थी, लेकिन बचते बचते मैं एक खाई से नीचे गिर गई और एक स्लाइम ने मेरे को एब्जॉर्ब कर लिया था। मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद मुझे तुम मिले अकीरा।
अभी ये सब सुनने के बाद अकीरा कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ करना होगा। आखिर तुम बिना फैमिली के कितने दिनों तक रह सकती हो अमेलिया? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने होम टाउन में जाके अपने फैमिली से बात करनी चाहिए। अमेलिया कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले और मेरे होम टाउन के नाम पे मेरे पास बस मेरी छोटी बहन है। अकीरा कहता है कि मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बहन थी। और अमेलिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कभी वो लोग तुमसे प्यार करेंगे तो कभी तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने फैमिली से बाहर आ जाओगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर से जाके तुम्हारी बहन से बात करनी चाहिए। अकीरा तो ये भी कहता है कि मुझे भी मन है मेरी फैमिली से मिलने का, लेकिन अपने दुनिया में वापस जाने से पहले मैं सारान का बदला जरूर लेके रहूंगा। और सारान के बारे में बात करते हुए वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अकीरा के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डरर्स इंटेंट निकलने लगता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे एमिलिया भी डर जाती है। लेकिन तब नाइट एमिलिया के पास जाके उसको संभालता है और कहता है कि अपने फीलिंग्स को काबू में रखो। तब अकीरा शांत होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो किंग मेरे दोस्त सारान को मार के इतनी जल्दी बच नहीं सकता। वेल, अब इन चीजों को साइड रखते हैं और अब ये तीनों ही रेडी है टेलीपोर्टेशन सर्कल से यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तब अकीरा पूछता है, तो नाइट, क्या तुम्हें पता है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल हमें कहाँ ले जाएगा? नाइट कहता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बहुत टाइप्स के होते हैं और ये सर्कल स्पेशली डिजाइन है कि तुम जहाँ पर भी सोचोगे ये तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा। लेकिन इस टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर एक टाइम में बहुत जन अलग अलग जगह के बारे में सोचे तो ये टेलीपोर्टेशन सर्कल अच्छे से काम नहीं करता। तो अमेलिया कहती है कि चिंता मत करो अकीरा, तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अकीरा कहता है तो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद ही वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं और एल्फ लैंड में आ जाते हैं। एल्फ्स के विलेज में आके एमिलिया को विश्वास नहीं होता कि वो लोग इतने जल्दी यहाँ पर आ गए। अमेलिया यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और अमेलिया के आते साथ ही उसके ऊपर एरोस से हमला होने लगता है। अकीरा एमिलिया को बचा लेता है और उस शूटर के पास जाके उसके गले पर नाइफ रख के कहता है कि अगर तुमने एक और एरो शूट किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। अमेलिया और नाइट वहां पर भाग के जाते हैं और जैसे ही वो लोग शूटर को देखते हैं तो वो कोई और नहीं लियो था। लियो कहता है कि तुम हमारी इस विलेज की प्रिंसेस और नहीं रही, तो ये तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अमेलिया कुछ बोल पाती उससे पहले अकीरा उसको बेहोश कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। अमेलिया उसको शुक्रिया अदा करती है, लेकिन अकीरा कहता है कि रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सैकड़ों शूटर्स थे जो कि इनके ऊपर शूट करने के लिए बैठे हुए थे और तभी बीच में से एमिलिया की सिस्टर आती है जो कि कहती है कि तुम पिछली बार भाग गई थी, लेकिन इस बार तुम शायद भाग नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और ये सब देख के अकीरा को रियलाइज हो जाता है कि उसने फैमिली के बारे में जो भाषण दिया था वो सारी चीज गलत थी, क्योंकि ये लड़ाई जो कि एमिलिया और उसकी बहन के बीच में है ये कुछ ज्यादा ही है। और इसी के साथ फाइनली हमारा ये पार्ट खत्म होता है। गाइज, मेरे चैनल पे ये पहला ऑनगोइंग एनिमे है जो कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और यार पर्सनली मुझे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस एनिमे के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता के जाना कि आप इसको 10 आउट ऑफ कितना रेट करना चाहोगे। इस एनिमे के बस 3 ही एपिसोड्स आए हैं और बाकी जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैं सारे कवर करने वाला हूँ जो कि आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट सही में चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। बाकी यार आप लोग तो मेरे दोस्त हो, आपको बोलने की क्या ही जरूरत है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।